पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। पार्लियामेंट अटैक की जब सूचना मिली और जब ये तय हुआ कि ओके हमने लोग आइडेंटिफाई, तो आप आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस का हिस्सा थे या फिर आपको ड्यूटी असाइन की गई कि इनको ढूंढो और डू व्हाटएवर यू वांट टू डू? जब पार्लियामेंट अटैक हुआ तो मैं कश्मीर में था। हाँ। और 13 दिसंबर के दिन में पिछली रात एक ऑपरेशन करके मैं लौटा ही था और टीवी का पर्दा जब खोला तो आप जैसे ही रिपोर्टर्स पार्लियामेंट से वो लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे कि भारतीय संसद पे हमला हो गया। और वह ऐसा मंजर था कि शुरू में तो ये समझ नहीं आ रहा था ये न्यूज़ आ रही है या कुछ क्या आ रहा है। मतलब ऐसा कभी जहन में नहीं था कि पार्लियामेंट अटैक हो जाएगी। और इतना हमको पता था ये सेशन चल रहा है, पार्लियामेंट का सत्र चल रहा था। तो उस अटैक के बाद हमने एक इस नज़रिए से देखा कि जिस कश्मीर में बैठ कर के हम आतंकवाद का सफाया करने में लगे हैं, यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले टेररिस्ट दिल्ली तक पहुँच सकते हैं और भारत के डेमोक्रेसी पर अटैक कर सकते हैं जी। तो ये उस समय की सबसे बड़ी घटना थी और उससे पहले दुनिया में भी संसद पे अटैक जैसी कोई घटना हुई नहीं थी। तो ये सबके लिए बड़ा एक शॉकिंग न्यूज़ था और हमारे लिए भी एक चिंता की बात थी कि ऐसा हुआ कैसे। तो उसके बाद जब वो केस इन्वेस्टिगेट हुआ, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब डिटेल्स निकल के आई तो यह चीज़ कोर्ट ऑफ लॉ के थ्रू प्रूव हो गई कि पाकिस्तानी टेररिस्ट आउटफिट जैश ए मोहम्मद का जो चीफ ऑपरेशनल कमांडर है गाजी बाबा भारतीय सॉइल पे, वही इसका मेन कॉन्स्पिरेटर था और उसी ने ही इस हमले को अंजाम दिया था, जिसके लिए उसने 5 सुसाइडर्स पाकिस्तानी को तैयार करके और 11 बजे दिन में विजय चौक की तरफ से सफ़ेद एम्बेसडर कार के थ्रू जब संसद सत्र में थी तो उसने अटैक करने की कोशिश की। तो उसमें उसके बाद वो जो कोर्ट ऑफ लॉ से जो ऑर्डर इशू हुआ, जो पहले जजमेंट में ही वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हुआ अंडर CRPC। तो कोई भी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर होता है तो उसकी लिस्ट हर जगह सर्कुलेट होती है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ भी वो साझा हुआ और साझा होना भी था क्योंकि गाजी बाबा की मौजूदगी की पूरी खबर कश्मीर में ही थी। BSF उसमें हेल्म ऑफ अफेयर पे थी, यानी श्रीनगर सिटी की पूरी सिक्योरिटी BSF के पास थी। 1989 से 14 साल हो गए थे BSF को। तो BSF को उस सिटी का एक एक ज़रा पता था। तो वो सूचना हमको भी मिली और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से उसका हुलिया, कद काठी, थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन हमारे पास भी आया और उसके बाद हम काम पे लग गए और हमने जुलाई 2002 में 2 साल लगाया आपने? मेरे 17 महीने लगा। 17 महीने लगाया और 17 महीने में पार्लियामेंट अटैक के 7 महीने बाद हमने एक बार हम उसका करीब थे, लेकिन वो ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो पाया था। क्या हुआ था, क्या चूक रह गई उस ऑपरेशन में क्या था कि गाजी बाबा बहुत डिफ़िकल्ट एरिया में रहता था। गंदरबल जकूरा के पहाड़ों के अंदर उसका हाइड आउट था और उसका जो कट ऑफ सिस्टम बड़ा मजबूत था, तो वो बहुत ज़्यादा पब्लिक कॉन्टेक्ट में नहीं रहता था। तो अफजल गुरु उसका रनर था, फुट वर्कर था। तो उसको दिल्ली पुलिस ने पकड़ रखा था पार्लियामेंट अटैक केस में। तो कहीं दिल्ली पुलिस ने और JK पुलिस ने आपस में एक इंफॉर्मेशन साझा किया कि उसका कोई लेग वर्कर है जो उस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ले रहा है। JK पुलिस ने उसको टेम किया था और उसमें वो हमारी मदद चाहते थे। मदद इसलिए कि वो गुरिल्ला वार का मास्टर था, पूरे वेपन्स को ऑपरेट करने का उसको सिस्टम पता था। वो पाकिस्तान के, अफ़गानिस्तान के अंदर रशियन फोर्सेस के खिलाफ लड़ा था। तो पुलिस को पता था कि इसमें BSF बटालियन की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। उसमें हमको लिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में जो इन्फॉर्मर था वो अपना पैर पीछे खींच गया। क्या वजूहात थे ये मुझे बहुत पता नहीं लगा, लेकिन मुझे लगता है कि या तो डर गया होगा या कहीं से कोई भनक लग गई होगी। तो वो मुहिम आगे नहीं बढ़ा और वो फाइनली उसके ठीक 1 साल बाद यानी 30 अगस्त 2003 को वो काम इंडिपेंडेंटली BSF ने किया। वो फिर हमारे नहीं, वो तो जो आपने किया फिर तो वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। वो जी, वो जो पूरे साल भर का
चैलेंज आप लोगों की, वो जो कहते हैं ना कि रातों की नींद खराब कर करके, वो तो था। और चूंकि वो ऑपरेशनल इंचार्ज आप ही थे मेरे ख्याल से। जी जी जी। तो मैं किसी से बात कर रहा था इस बारे में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि न खुद आराम कर रहे थे, ना दूसरे को करने दे रहे थे। एक्चुअली गाजी बाबा खुद भी तो आराम नहीं कर रहा था। वो एक इस लेवल का टेररिस्ट था हाँ, कि वो कई दिन जग सकता था, हाँ, कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन में सरवाइव कर सकता था, हाँ। कोई भी गाड़ी ऑपरेट कर सकता था, वेपन ऑपरेट कर सकता था। तो आप बताइए, जो अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के साथ रशियन फोर्सेस के हाँ, खिलाफ लड़ा बिल्कुल हो, सोवियत के खिलाफ जो लड़ा। मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड हो, जो सजाद अफगानी के साथ रहा हो, और जो आईएसआई के डायरेक्ट रोल पे हो, हाँ, ऐसे टेररिस्ट को कश्मीर के अंदर मारना, वो भी तब जब वो 8 साढ़े 8 साल कश्मीर के अंदर उसके कदम पुराने हो हाँ, चुके थे, बिल्कुल। और जिसने इतनी बड़ी हिमाकत की कि वो पार्लियामेंट पे अटैक कर सकता है, जम्मू कश्मीर असेंबली पे अटैक कर सकता है, तो निश्चित रूप से हमें ना तो सोना था और ना रेस्ट लेना था, और उसको मारना एक प्राइज था, एक बड़े प्राइज वाली बात थी कि मतलब ये मिल गया तो बस आपका काम नहीं बन तो गया। वो तो मतलब वो इसलिए भी है क्योंकि आज हम 2025 में खड़े हैं और ये एग्जीक्यूशन 2003 में हुआ। 3 का आप लगा लीजिए, और मुझे लगता है कि 2000 से लेकर अगर हम 2025 के ही पीरियड को देखें जी, तो गाजी बाबा जैसा एक भी आतंकी दोबारा नहीं खड़ा हो पाया, इसलिए न मिल नहीं- पाया उनको भी। वो इसलिए नहीं हो पाया कि जैश बनी ही जनवरी 2000 में, हाँ, और हम लोग इस समय बात कर रहे हैं दिसंबर 2025 में। तो देखा जाए तो रफली ये 26 साल का पीरियड हो गया, 25-26 साल का। इस पीरियड में गाजी बाबा ने जिस तरह के लैंडमार्क अटैक किए, और जो उसकी ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी थी, और सन 2001, 2, 3 में जो उसने कॉप किलिंग की श्रीनगर में, एग्जैक्टली। कॉप किलिंग का तो पब्लिक को बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, क्योंकि वो कोई ऐसा लैंडमार्क अटैक होता नहीं था। वो तो चलते फिरते फिरते लोग काफिन थे जो यूनिफॉर्म में थे, चाहे किसी भी फोर्स का जवान हो, तो उसकी किलिंग साइलेंसर पिस्टल से, ग्रेनेड से, और सुसाइड अटैक का ज़माना था। अभी आपने लाल किले पे 10 नवंबर का मंजर हाँ, देखा। हाँ, उस समय हालत ये था कि हफ्ते में अगर 2 दिन बिना सुसाइड अटैक के निकल गया तो हम बड़ा लकी मानते थे, यानी 5 अटैक तो होना ही होना है। होना और एवरेज। सुसाइड अटैक में देखिए, अटैकर मारा जाता है, तो अटैकर जब मारा जाता है तो वो तो मरने के लिए आता है, लेकिन कहीं न कहीं यानी आपको पूरे 30 दिन भाग्यशाली रहना है, तब आप और एक महीना अटैकर survive को करें। खाली एक बार भाग्यशाली होना है, हाँ, हाँ, और वो न्यूज़ बन जाएगी। हाँ, तो एक बड़ा मुहिम था, एक बड़ा काम था, और भारत की इज्जत का सवाल था। माननीय उप प्रधानमंत्री जी का ये बहुत बड़ा ऐलान था कि हमारे लिए ओसामा बिन लादेन है, क्योंकि 26/11 भी उसी साल हुआ। आपको पता है 1 अक्टूबर 2001 को JNK असेंबली अटैक, 26/11 भी उसी साल हुआ, और 13 दिसंबर 2001 भी उसी साल हुआ। तो ये कुल मिला जुला के 2.5-3 महीने के घटनाक्रम के अंदर तीन अंतर्राष्ट्रीय घटना, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटना, जिसका सीधा संबंध जैश ए मोहम्मद से हो या अलकायदा से हो, क्योंकि जैश भी अलकायदा की ही फिलॉसफी को फॉलो करता है। सब तो ISI के ही बच्चे हैं। सब उसी के बच्चे हैं। जो आज के तारीख में ISI के सिर पे चढ़ के नाच कर रहे हैं ना, वो भी उन्हीं के बच्चे हैं। हाँ, exactly। तहरीके तालिबान पाकिस्तान भी उन्हीं का बच्चा हाँ, है। हाँ। ये अलग बात है कि आज वो बच्चा उनकी बात वो मान नहीं रहा बंटवारे है, में वो बच्चा बदमाश हो गया, आज की तारीख में उनकी बात सुन नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है उनकी। हाँ। नहीं तो वो जो मुझे 1 साल के उस दरमियान की बात पूछनी थी आपसे कि क्या क्या कर गुजरना पड़ा उस दिन तक पहुंचने के लिए, जहां आपको सब चीज आपके अकॉर्डिंग, जो कहते हैं ना कि भगवान ने एक चीज तैयार किया और फिर वो सब कुछ जगह पर आकर सिमटा। फिर देखिए क्या होता है कि इतने बड़े टेररिस्ट के माद तक पहुंचना एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है। वो इस वजह से होती है कि हमारे पास घटनाक्रम ही एक एविडेंस होता है। तो वो एक ऐसा दौर चल रहा था कि पिस्टल शूटिंग, कॉप किलिंग, ग्रेनेड थ्रोइंग एंड सुसाइड अटैक, ये सिटी के अंदर बहुत ही कॉमन हो गए थे। तो ये बड़ा सबके लिए पजल बना हुआ था। वी आर फेसिंग कैजुअलिटी। तो उसका जब हमने उसमें दिमाग लगाया तो हम लोग टेरर ऑर्गेनाइजेशन में खुद घुसे, ग्रेनेड थ्रोअर ग्रुप में हम खुद घुसे, पिस्टल शूटर ग्रुप में हम खुद घुसे। अच्छा, घुसे इन द सेंस कि हमने उसमें अपने घुसने लोग का अर्थ है कि कुछ एक ऑपरेशंस में तो हम खुद ही उन्हीं का मॉड्यूल बन के उनके अंदर गए।
हमारे गाड़ी में 2 टेररिस्ट भी बैठे हुए हैं, ऐसी भी सिचुएशन आई। नहीं मैं हाँ हाँ, हाँ, हमारे नहीं, गाड़ी मीन्स कि मतलब मैं उसमें नहीं बैठा मैं था। समझ गया मेरे जो तैयार किए हुए लड़के थे, बिल्कुल बिल्कुल पूरे दिन उनके साथ वो चल रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, राइट अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहे हैं। ये कश्मीर के अंदर किया हम लोगों ने, प्राइवेट गाड़ियों में। दूसरा क्या था कि ग्रेनेड थ्रोअर ग्रुप में हमने किसी को विन ओवर कर लिया, विन ओवर जिसको किया उसको उसके अंदर डाला। और जब धीरे धीरे मॉड्यूल हम ब्रेक करना शुरू किए तो डाउन टाउन के अंदर 1 मॉड्यूल, 2 मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल, 7 मॉड्यूल, 10 मॉड्यूल हम एक महीने के अंदर ब्रेक करते थे और सबको पकड़ते थे, रिकवरी करते थे, जेल में डालते थे, कुछ इनकाउंटर में भी मारे जाते थे। तो ये दौर चल पड़ा था पूरे साल। बट ये परेशानी थी कि ये चला कौन रहा है, ये पूरा जो मुहिम है ना, इसके ऊपर कौन बैठा है, ये बात ब्रेक नहीं हो रही थी। तो ये ब्रेक ये हुई कि कुछ आर्मी के थ्रू क्लू मिला कि डाउनटाउन नूरबाग इलाका में गाजी बाबा नाम का आतंकवादी कहीं अभी शिफ्ट हो चुका है। एक तो ये क्लू मिला। क्लू के बाद एक लोकल इन्फॉर्मर ने हमें बताया कि वो ईदगाह एरिया में कार सीखता है चलाना और कहीं न कहीं वो नालामार रोड के आसपास रहता है। ये थोड़ा हिंट आया, लेकिन क्लियर हिंट नहीं मिलता था। तीसरा हिंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के थ्रू मिला कि उसकी प्रेजेंस यहाँ हो सकती है। अच्छा, जो प्रेजेंस इंडिकेट होती थी वो मेरा ही एरिया था। अब उस एरिया में हम इतने ज़्यादा डिटेल में जा चुके थे कि हमें कुछ दिखता नहीं था, क्योंकि ये किसको पता था कि ये सीक्रेट चैम्बर में रहता है। सीक्रेट चैम्बर भी क्लोज सर्किट टीवी नाइट विजन डिवाइस लगा के रहता है। किसी को ये नहीं पता था कि रात को 4-4 हाइडआउट बदलता है। किसी को ये नहीं पता था कि ये रात को जगता है, दिन में सोता है। मतलब ये उसकी बड़ी एक सर्वाइवल टेक्निक थी जी। ये सब कुछ वो अफगानिस्तान से अपने साथ लेकर आया था। बिल्कुल, क्योंकि यही एक्चुअल गुरिल्ला वारफेयर का यही बेसिक। नाइट विजन कैमरे उस वक्त हिंदुस्तान में नहीं आए थे। उस समय सीसीटीवी का फुल फॉर्म नहीं पता था हमें भी नहीं पता था, हमने कभी देखा नहीं था। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीसीटीवी जब पेश हुई तो वो पहली बार सीसीटीवी को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा कि भाई सीसीटीवी ऐसी होती है, वो भी नाइट विजन डिवाइस। और इतना साइंटिफिक चैम्बर बना रखा था, और एक नहीं 10-10, 12-12 ये तैयारी उनकी उस समय थी, सोचिए। तो जो गाजी बाबा के स्टेटस का टेररिस्ट भारत के अंदर इतनी किलिंग कर रहा है, अनस्टॉप्ड किलिंग कर रहा है, उसका तो लंबे दिन तक जीने का एक प्लान था, क्योंकि वो जितना दिन जिंदा रहता तो उतनी किलिंग करता। तो बस उस पर वर्क करते 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 एक दिन गाजी बाबा का एक जो उसका एक डिप्टी चीफ था जो सुसाइडर था, वो थोड़ा एबव द बोर्ड गया, यानी उसने कुछ हिम्मत ज्यादा दिखा दी। और जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीनगर में थे, उसने उस दिन सुसाइड अटैक करने की कोशिश की और उसको हमने जिंदा पकड़ लिया। वहीं से ये ऑपरेशन हमारे बिल्कुल हाथ में आ गया और वहां से हमने 72 घंटे 72 आवर्स नॉन स्टॉप काम किया और फाइनली हम उसकी माद में घुसे। तो अगर उसका जो सुसाइडर था वो हमारे हाथ जिंदा नहीं आता तो मुझे लगता है कि गाजी बाबा को मारा जाना अभी और डिले होता, शायद वो 30 अगस्त 2003 को न मारा जाता। तो वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वर्क वो रहा। जो जिसको आप लोगों ने जिंदा धरा उसके बारे में भी लोग कहते हैं कि आपके लोग प्लांट किए हुए थे। और नहीं, जो जिंदा धरा गया वो प्लान नहीं था। जो जिंदा धरा गया वो तो फैसलाबाद जिला पाकिस्तान का रहने वाला जैश ए मोहम्मद का डिप्टी चीफ था। हाँ, हम लोग जो इंटेलिजेंस नेटवर्क बनाए हुए थे उसमें जरूर हमारे आदमी थे, लेकिन ये तो जिंदा पाकिस्तानी ही पकड़ा गया था और वो भी करीब 1 साल से सरवाइव कर रहा था। वही मैं कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस वाला मामला आप लोगों का सटीक बैठ गया वहां जाके। वो सटीक बैठा क्या, उसको जुगाड़ शब्द कह सकते हैं। अच्छा, अब जैसे आप इस समय बैठे हैं, आप कोई न कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम को जुगाड़ से ठीक करते हैं, तो जुगाड़ शब्द भारत का बड़ा प्रचलित शब्द है। और क्या इसको जुगाड़ लगा दिया था आपने? मार्क टुली ने, बीबीसी लंदन करेस्पॉन्डेंट मार्क टुली ने भी अपनी बुक में लिखा है। तो जुगाड़ ये था कि हमारे पास कोई टेक्निकल इक्विपमेंट तो होता नहीं था, हथियार होते थे, गोला बारूद अम्युनिशन की कमी नहीं थी, बट टेररिस्ट तक कैसे पहुंचेंगे आप? उस समय WWW आया नहीं था, मोबाइल था नहीं, एक पेजर आया था, बड़ा अचानक शुरुआत हुआ कि पेजर, तो बड़ा तमाशा हुआ। पेजर के बल पे हमने एक बड़ा भारी ग्रुप पकड़ा और पेजर इतना सटीक साबित हुआ कि दिन में 10 बजे एक को पकड़ा और शाम के 4 बजे तक पूरा ग्रुप हमने राउंड अप कर दिया 6 पिस्टल के साथ, क्योंकि उसी में मैसेज आ जाता था और पेजर हमारे पास होता था तो हम सीधे वहीं पहुंच जाते थे। पहुंचने के बाद हमने सबको राउंड अप किया। तो पहली बार पता लगा अच्छा ये कोई टेक्नोलॉजी आई है।
जिसका तो इस्तेमाल बहुत मारक चीज मिल गया। हाँ वो बेल्ट में लगा के रखते थे। हाँ। कुछ हल्की सी चूसी आवाज सी आती थी। पेजर का टाइम निकला, गाजी बाबा तो थोराया सेट यूज करता था। हाँ, वो तो उसका तो पेजर से कोई लेना देना नहीं था। हाँ। सैटेलाइट फोन को ब्रेक करने की कैपेसिटी उस समय लोकल पुलिस में भी नहीं थी। हाँ। उस सेट दिल्ली आते थे। हाँ। तो ये कोई टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो एक चीज था जो पब्लिक डोमेन में था। जिस तरह से आप मीडिया में हैं, टेलीविजन के स्क्रीन पे हर चीज आ रही है, तो होता क्या कि मिलिटेंट वायरलेस सेट पे बात करते थे। तो वायरलेस सेट आपका मोटरोला का हो सकता है, एरिक्सन का हो सकता है, नोकिया का हो सकता है। तो ये वायरलेस सेट पे बात करते थे। तो जो टेररिस्ट हम मारते थे या पकड़ते थे, उनसे जो वायरलेस सेट सीज होता था ना, उसको हम कोर्ट में अर्जी देके जिम्मेनामे पे ले लेते थे। कोर्ट को हम तहरीर देते थे अर्जी कि ये कोर्ट प्रॉपर्टी हम टेक ओवर करना चाहते हैं ऑपरेशनल पर्पज के लिए, बोनाफाइड ड्यूटी के लिए। कोर्ट को जब जरूरत होगी हम कोर्ट को वापस कर देंगे। कोर्ट कहता था इन डिस्चार्ज ऑफ बोनाफाइड ड्यूटी ले जाइए। अब वो हम अपने पास रखते थे। अब वो वायरलेस सेट पर क्या करें, तो मिलिटेंट भी बड़े लूज टंग हुआ करते थे। तो हमने पूरे वायरलेस सेट को अलग अलग चैनल, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे लगा के, बैटरी को चार्ज करके, और एक कबाड़ सा कमरा होता था। हाँ। दीवालों में कील ठोक ठोक के उस सब में टांग रखा था। अच्छा। तो सारे वायरलेस सेट पे कुछ न कुछ इनका बकवासनामा आता रहता हाँ, था। हाँ। उस बकवासनामे को लिखने के लिए हमारी एक टीम होती थी कि सुबह से शाम तक एक गाली दें, अभद्र भाषा बोलें, कुछ भी बोलें, लिखते जाओ। तो लड़के लिखते रहते थे। तो उसमें आवाज नहीं चेंज कर सकता था टेररिस्ट। वो अपना कोड तो बदल लेता था। हाँ। वॉइस कैसे बदलेगा? हाँ। ऐसी तो कोई एआई टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। तो वो लिखा जाता था कि भाई आज इतने बजे इस वाले फ्रीक्वेंसी से ये बात हो रही है। तो कई बार एक कोड बदलते थे, तो हमारे लड़के डिकोड कर लेते थे कि सर इसने कोड तो बदल लिया बट आवाज ये है। यही है। हाँ। तो हम उसके कोड को अपडेट कर लेते थे। अच्छा। इस महीने हमजा है, अगले महीने राही है। हाँ। अच्छा, नवंबर महीने का हमजा अगस्त का राही था। तो ये कोडिंग हम करते थे। उसके बाद जब एक किलिंग्स करते थे, घटना को अंजाम देते थे, ये वायरलेस सेट पे क्लेम करते थे। जैसे आज के तारीख में आपको पता है मीडिया में क्लेम कर लेते हैं ये, या सोशल मीडिया पे डाल देते हैं कि हमने ब्लास्ट किया। तो ये जब क्लेम करते थे तो हम लिख लेते थे। क्लेम करने वाला अपना कोड बोलेगा कि 39 3 मुर्गा टपका दिया। हाँ। तो ये जो जिंदा पाकिस्तानी मिला, हाँ। इसको इंट्रोगेट करते करते करीब 4 घंटे हो गए थे। तो ये ब्रेक नहीं हो रहा था। तो इसने बोला कि हमको मार दो आप, लेकिन हम बताएंगे नहीं। खैर वो इंट्रोगेशन कहानी लंबी है। टू कट इट शॉर्ट, ये है कि एक बार उसके मुंह से 07 शब्द निकला। तो 07 का मतलब था कि हमारे घटनाक्रम में 07 का एक बार जिक्र था। हाँ। कि उसने कुछ दिन पहले ही आर्मी के 3 जवानों को गोली मारी थी। तो हमारे ऑपरेटर ने बोला सर ये 07 है तो ये अंसार भाई है। क्यों? क्योंकि मार करके जब भाग रहा था ना बटमालू बस अड्डे के पीछे, तो इसने वायरलेस सेट पे क्लेम किया कि 3 मुर्गा टपका दिया, मतलब 3 जवानों को मार दिया। तब हमने हमारी एक ग्रिप बन गई इंट्रोगेशन पे। हमने बोला भैया ये जो तुम हिसाब किताब दे रहे थे इसके बारे में बताओ। तो फिर उसको बताना पड़ा कि साहब हमने मारा। ये हुआ, तुमने मारने के बाद 39 को क्यों रिपोर्ट दिया? कहा 39 गाजी बाबा का कोड है। तो गाजी बाबा कहाँ रहता है? क्या श्रीनगर में रहता है? उसका अड्डा कहाँ है? अड्डा हम नहीं बता सकते क्योंकि अड्डा हमने देखा नहीं है। ठीक है, तो फिर हमने अंदाज़ा लगाया कि कितना दूर होगा। देखिए इसको कहते हैं ना जुगाड़, अंदाज़ा। तो मैंने कहा जब तुम कॉल करते हो तो कहाँ मिलते हो? तो कहा हम ईदगाह एरिया में मिलते हैं। हमको पता था ईदगाह एरिया कहाँ है। तुम कॉल करते हो तो कितने देर में आ जाता है? कैसा 15 मिनट में आ जाता है। तो 15 मिनट में आ जाता है तो आप आइडिया लगा लिए कि डिस्टेंस क्या होगा। ऑटो से आता है, बाइक से आता है, पैदल आता है? कहा सर पैदल आता है तो 15-20 मिनट लगता है, कोई ऑटो से आ जाता है तो 7-8 मिनट में आ जाता है। तो हम लोगों ने समझ लिया कि अब जो हमारे पास पिछला क्लू था कि नूरबाग एरिया में कोई डीएफ का इंडिकेशन आ रहा है, हमने उससे थोड़ा कनेक्ट किया और धीरे धीरे भरोसा होने लगा कि शायद हमारे एरिया में हो सकता है। अब ये बात बिल्टअप होती गई और लास्ट में हमने 29 के रात को, 28 के रात को उस पाकिस्तानी का हाइड आउट रेड किया जिसको पकड़ के लाए थे। 28 को ही पीएम महोदय वहाँ से वापस हुए थे। 28 को इसको पकड़ा, 28 की रात को इसके हाइड आउट को हमने रेड किया। रेड करने के बाद उस मकान मालिक को हमने पिक किया जिसके घर के अंदर ये इसका तहखाना था। ये कंप्लीट एक कमरा था, ग्राउंड से नीचे, ज़मीन के नीचे
किचन के नीचे, फ्लोर के नीचे एक कमरा था, अच्छा और वो म्यूजिक सिस्टम के स्पीकर से कोलैप्सेबल शटर खुलता था। अंदर जाकर के आप उस रूम में जा सकते हैं, और कंप्लीट दिल्ली का नक्शा, 75,000 रुपए कैश, धारा के कैनिस्टर के अंदर ग्रेनेड्स, बारूद, आई कार्ड बनाने की फर्जी मशीन, लैमिनेशन मशीन, सोलर एनर्जी का कुछ सामान, उसने मतलब तराजू, इवन बारूद तौलने का तराजू तक था अंदर। हाईटेक पूरा पूरा कंप्लीट जैश ए मोहम्मद की आर्मरी थी, वो हमको मिल गई। हाँ तो वो आर्मरी लेके जब निकले तो हमने मकान मालिक को पिक कर लिया। मकान मालिक बड़ा चिकन हार्ट टाइप आदमी था, तो उसने रास्ते में बता दिया, साहब हमको कुछ मत करो, ये जो तहखाना बनाता है तो ये आदमी हम आपको बता देते हैं, उसको आप पिक कर लो। तो उसका डिटेल हमने लिया और उसको 28 की रात को उठा लाए हम। वो हमको मिल गया। अब 3 आदमी हमारे पास मिल गए, एक कमरे में पाकिस्तानी, हाँ एक में मकान मालिक और एक में कारपेंटर। हाँ तो पूरा 29 का दिन हमने उन पे दिया, हाँ और शाम को वी रिजल्टेड इनटू नोइंग कि गाजी का हाइड आउट कहाँ पर है एग्जैक्टली श्रीनगर लोकेशन में। क्या है। और उसको फिर 29/30 की रात को रेड किया, हाँ और इस कमरे में मुलाकात हो गई भाई साहब से।